नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 26 दिसंबर 2025। पिछले 48 घंटों में देश की अदालतों से कुछ बहुत ही दिलचस्प फैसले और टिप्पणियां आई हैं। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये हमें बताती हैं कि हमारे अधिकार, सरकार की जिम्मेदारियां और इंसाफ का पहिया वो असल में किस दिशा में घूम रहा है। आज हम इन खबरों के ढेर से 3 बड़े धागे निकालेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि अदालतें सरकार के काम में कितना दखल दे रही हैं, खासकर जब बात हमारे आपके स्वास्थ्य की हो। दूसरा, जब कानून की किताबों में लिखे शब्द और इंसाफ की जो भावना होती है उसमें टकराव हो तो क्या होता है। और तीसरा, बड़े और ताकतवर लोगों के लिए कानून कैसे काम करता है। तो चलिए इन पेचीदा मामलों की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली का दम घुटने वाला प्रदूषण, ये तो खैर हर साल की कहानी है, लेकिन इस बार दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर काफी सख्त रुख अपनाया है। हाँ, बिल्कुल। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से कहा है कि एयर प्योरीफायर पर जीएसटी, जो अभी 18% है, उसे घटाने या खत्म करने पर तुरंत विचार करें। अब ये सुनने में तो एक सीधा साधा निर्देश लगता है, लेकिन क्या यहाँ अदालत मतलब टैक्स पॉलिसी के क्षेत्र में दाखिल नहीं हो रही? ये तो पूरी तरह से सरकार का काम है। देखिए, यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है, जिसे हम न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अदालत जीएसटी का रेट तय नहीं कर रही है, वो बस ये कह रही है कि संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है और उसमें स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है। तो हाईकोर्ट का तर्क सीधा है कि अगर सरकार नागरिकों को साफ हवा नहीं दे पा रही, जो कि उसकी जिम्मेदारी है, तो कम से कम जो उपकरण लोगों को इस जहरीली हवा से बचा सकते हैं, उन्हें लग्जरी मानकर उन पर 18% टैक्स लगाना कहाँ तक सही है। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाना है, बस रास्ता थोड़ा अलग है। सही पकड़ा आपने। ये टैक्स रेट के बारे में कम और सरकार की जवाबदेही के बारे में ज्यादा है। शायद इसीलिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी प्रदूषण पर फटकार लगाई है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और मामला है जो और भी दिलचस्प है, बॉम्बे हाईकोर्ट वाला। वहां उन्होंने मुंबई महानगर पालिका मतलब बीएमसी को इसलिए डांट लगाई क्योंकि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए अपने दस्तों को चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया था। हाँ, और कोर्ट की टिप्पणी बहुत सख्त थी। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य को चुनावी काम के अधीन नहीं किया जा सकता। ये दोनों मामले तो एक ही कहानी कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक पैटर्न दिखाता है। चाहे दिल्ली हो या मुंबई, अदालतें अब सिर्फ आदेश पारित करके चुप नहीं बैठ रही हैं। वे सरकारी एजेंसियों से पूछ रही हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या चुनाव करवाना एक नागरिक के सांस लेने के अधिकार से ज्यादा जरूरी है? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला इस बात पर जोर देता है कि शासन की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, जैसे नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण देना, वो किसी भी दूसरी प्रशासनिक जरूरत से ऊपर हैं। और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला इलाके में अवैध कैफे पर कार्रवाई का आदेश दिया और मजाक में कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधे छात्र वहीं होते हैं, तो क्या ये भी इसी सक्रियता का हिस्सा है? हाँ, देखिए, दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो ये एक स्थानीय समस्या का समाधान है, लेकिन बड़ी तस्वीर देखें तो ये भी उसी पैटर्न में फिट होता है। अदालतें अब सिर्फ बड़ी बड़ी नीतियों पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रहे उल्लंघनों पर भी सीधी नजर रख रही हैं। आए हैं जहां कानून की अपनी व्याख्या पर ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत, मेरे ख्याल से ऐसा ही एक मामला है। जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया है। और ये फैसला किस आधार पर दिया गया, ये थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, ये मामला कानून की बारीकियों और उसकी व्याख्या के इर्द गिर्द घूमता है। हाईकोर्ट ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट के एक खास प्रावधान से राहत दी है। वो प्रावधान जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए गए अपराध के लिए ज्यादा सख्त सजा देता है। तो कोर्ट ने उन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना? अदालत का मानना था कि जिस समय अपराध हुआ, सेंगर एक विधायक थे और पॉक्सो कानून में पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा दी गई है, एक विधायक तकनीकी रूप से उसमें फिट नहीं बैठता। लेकिन यहीं पे तो बहस शुरू होती है। एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि है, उसे पब्लिक सर्वेंट न मानना, क्या ये कानून की भावना के खिलाफ नहीं है? यही इस फैसले का सबसे विवादित पहलू है। पॉक्सो जैसा कानून तो सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बच्चों को बचाने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल, और इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है।
वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने तो इसे कानून का पूर्ण विकृतीकरण तक कह दिया है। तो यहाँ किन दो सिद्धांतों में टकराव हो रहा है? देखिए, एक सिद्धांत कहता है कि किसी भी आपराधिक कानून को बिल्कुल अक्षरशः पढ़ा जाना चाहिए और अगर कोई अस्पष्टता है तो उसका लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का, यानी कानून को उसकी भावना और उद्देश्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए। और पॉक्सो का उद्देश्य तो साफ था, एकदम साफ, सत्ताधारी पदों पर बैठे लोगों से बच्चों की रक्षा करना। जब एक विधायक को उस परिभाषा से बाहर कर दिया जाता है तो सवाल जरूर उठता है। यह फैसला एक तरह से विधायिका के लिए एक वेकअप कॉल है कि भविष्य में ऐसे पदों को साफ साफ परिभाषा में शामिल किया जाए। और ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक फैसला आया जहां एक व्यक्ति को 24 साल, पूरे 24 साल जेल में बिताने के बाद रिहा किया गया। हाँ, और अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने दबाव में लिए गए इकबालिया बयान पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। यहाँ भी तो प्रक्रिया और न्याय की भावना के बीच का तनाव साफ दिखता है। बिल्कुल सही। 24 साल बाद मिला न्याय एक तरह से अन्याय ही है। लेकिन यह फैसला हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को उजागर करता है, जबरदस्ती या दबाव में लिए गए इकबालिया बयानों पर निर्भरता। न्याय का सिद्धांत कहता है कि 100 दोषी छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यह फैसला उसी सिद्धांत को फिर से स्थापित करता है। और अखलाक लिंचिंग मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी, यूपी के एक अदालत ने अखलाक लिंचिंग मामले में राज्य सरकार की केस वापस लेने की अर्जी को तुच्छ और आधारहीन कहकर खारिज कर दिया। संदेश वही है, आपराधिक न्याय प्रक्रिया को राजनीतिक सुविधा के लिए तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। कानून की व्याख्या और प्रक्रिया की लड़ाई सिर्फ आपराधिक मामलों तक ही सीमित नहीं है। कॉर्पोरेट जगत के बड़े नामों से जुड़े मामलों में भी अदालत के सामने यही चुनौती होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को एक बड़ी राहत दी है। हाँ, और इस मामले में अदालत की एक टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि जिस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उन्हें धोखाधड़ी का टैग दिया जा रहा है वो प्रक्रिया के लिहाज से सही नहीं थी। कोर्ट ने एक बहुत मजबूत मुहावरा इस्तेमाल किया, बिना मुकदमे के नागरिक मृत्यु, सिविल डेथ विदाउट ट्रायल। इसका असल में मतलब क्या है? क्या अदालत ये कह रही है कि किसी को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा है? बिल्कुल, यही मतलब है इसका। इसका मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अगर आप किसी व्यक्ति या कंपनी पर धोखाधड़ी का ठप्पा लगा देते हैं तो आप उसकी साख, उसके व्यापार करने की क्षमता और समाज में उसकी प्रतिष्ठा सब खत्म कर देते हैं। मतलब वो व्यक्ति या कंपनी सामाजिक और आर्थिक रूप से मर जाती है, भले ही बाद में अदालत उसे निर्दोष पाए। सही। ये प्राकृतिक न्याय के सबसे बुनियादी सिद्धांत ऑडी ऑल्ट्रम पार्टिम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, का उल्लंघन है। हाईकोर्ट का कहना था कि बैंकों ने जिस ऑडिट के आधार पर यह फैसला लिया उसमें अंबानी या उनकी कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका ही नहीं दिया गया, इसलिए यह प्रक्रिया ही गलत थी। ये तो बहुत दिलचस्प है, यानी यहाँ भी फोकस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर है। लेकिन फिर हम विजय माल्या का केस देखते हैं जहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट का रवैया बिल्कुल अलग है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर माल्या अपनी याचिकाओं पर सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें पहले भारत लौटकर अदालत के अधिकार क्षेत्र में आना होगा। और यही हमें न्याय का संतुलन देखने को मिलता है। ये दोनों मामले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? अनिल अंबानी के मामले में वो व्यक्ति सिस्टम के भीतर है और सिस्टम से निष्पक्षता की मांग कर रहा है, अदालत उसकी रक्षा कर रही है। विजय माल्या के मामले में व्यक्ति सिस्टम से बाहर है, कानून की पहुंच से दूर है और फिर भी सिस्टम से राहत मांग रहा है। अच्छा, तो अदालत का कहना है कि आप सिस्टम का सम्मान किए बिना उससे लाभ नहीं उठा सकते। आप भगोड़े रहकर अदालत के संरक्षण की उम्मीद नहीं कर सकते। तो संदेश ये है कि अगर आप न्याय चाहते हैं तो आपको न्याय की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। जी, और उसका सम्मान करना होगा। अब अगर कॉर्पोरेट जगत से निकलकर मनोरंजन की दुनिया में देखें तो वहां भी अधिकारों और प्रक्रियाओं की ऐसी ही लड़ाई चल रही है। गैंगस्टर विकास दुबे पर आधारित बताई जा रही वेब सीरीज यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। बंद के सिद्धांत को लागू किया। मतलब रिलीज होने से पहले ही रोक लगाना। हाँ, और लोकतंत्र में किसी फिल्म या किताब को रिलीज होने से पहले ही रोक देना एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। अदालतें आमतौर पर ऐसा करने से बचती हैं। इस मामले में निर्माता ने कहा कि कहानी काल्पनिक है। जब तक सीधा संबंध साबित न हो तब तक रोक नहीं लगा सकते। बिल्कुल, जब तक याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर देते कि इससे उन्हें कोई अपूरणीय क्षति होगी, तब तक अदालतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती हैं। और ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई फिल्म होमबाउंड पर जो कॉपीराइट का आरोप लगा है वो भी कुछ ऐसा ही है। हाँ,
लेकिन वहां लड़ाई थोड़ी अलग है। वहां मुद्दा आइडिया बनाम एक्सप्रेशन का है। कानून किसी आइडिया पर कॉपीराइट नहीं देता, बल्कि उस आइडिया को व्यक्त करने के तरीके पर देता है। तो अब अदालत ये देखेगी कि क्या सिर्फ आइडिया एक जैसा है या कहानी कहने का तरीका भी कॉपी किया गया है। जी, पूजा चांगोईवाला का आरोप है कि फिल्म ने उनकी किताब से कहानी को कॉपी किया है, जबकि धर्मा प्रोडक्शंस का कहना है कि उन्होंने किसी और सोर्स मटेरियल को कानूनी तौर पर खरीदा है। ये फैसला तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इन तमाम खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी भी काफी चर्चा में है। उन्होंने युवा वकीलों को संविधान का संरक्षक और राष्ट्र निर्माता कहा है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये न्यायपालिका के भविष्य को लेकर एक विजन है। सीजेआई का जोर मीडिएशन फॉर नेशन यानी मध्यस्थता पर भी है। वो कह रहे हैं कि वकीलों का काम सिर्फ केस जीतना नहीं है, बल्कि विवादों को सुलझाना भी है। मध्यस्थता जिसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। हाँ, और इससे मुकदमों का बोझ कम होता है, समाज में सौहार्द बढ़ता है। ये न्याय देने की प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव का संकेत है। और ये सिर्फ कही भी बात नहीं है। उन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में भी विशेष बेंच लगाकर 8 जरूरी मामलों की सुनवाई की। ये दिखाता है कि न्याय के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे अहम कानूनी हलचलें। हमने देखा कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट प्रदूषण पर सख्ती बरतकर शासन के काम में दखल दे रहा है, कैसे उन्नाव केस में कानून के शब्दों और उसकी आत्मा पर एक बड़ी बहस छिड़ी है, और कैसे कॉरपोरेट जगत में न्याय की प्रक्रिया ही न्याय का सबसे बड़ा पैमाना बन जाती है। बिल्कुल। आज की हमारी पूरी चर्चा एक ही बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। एक आधुनिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की सही भूमिका क्या है? क्या उसका काम सिर्फ कानूनों की व्याख्या करना है, या फिर जब शासन के दूसरे अंग अपनी जिम्मेदारियों से चूकें तो उस खाली जगह को भरना भी है? ये जो संतुलन बनाने की लगातार कोशिश हो रही है, यही भारतीय न्यायपालिका की मौजूदा कहानी है। और इसी के साथ एक विचार ये भी उठता है कि जब अदालतें इतनी सक्रियता दिखा रही हैं, तो क्या हम नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि हम इन फैसलों को समझें और एक ज्यादा जागरूक समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाएं? शायद इस पर भी सोचने की जरूरत है। द डीप डाइव सुनने के लिए धन्यवाद।